Hello, my curie potatoes. I hope that you guys must be doing amazing. This is your master teacher Varsha right here, and I am going to discuss this chapter with chapter number 2 of polity. और इसको हम वन शॉट में करने वाले हैं. ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इजी है और ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें से याद भी नहीं करनी है. बस चैप्टर में जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हो, और अगर एक दो बार इसको वीडियो को दोबारा दोबारा देख लोगे तो नोट्स का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा. छोटा सा भी एक वन पेपर पे चीज़ें लिख लेना जो याद नहीं हो पा रही है, एंड यू विल बी गुड टू गो. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर. है ना बच्चा, एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है. कैन यू सी वोट से कुछ तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है. एग्जैक्टली राइट. तो कल के चैप्टर में, नॉट एग्जैक्टली कल का चैप्टर, इसका जो पहला चैप्टर है दैट इज द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें हमने देखा था राइट टू वोट वाला जो भी सारी चीजें थी. रिमेंबर, राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हुआ था 61 नंबर का, जिसमें एज भी कम कर दिया था, ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन देखने को मिली थी, क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव चीजें अच्छे अच्छे होते हुए देखने को मिली थी. सो ये क्या बातें हैं, ये किस तरीके की बातें हो रही हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास, लेट मी जस्ट टेल यू सम बेसिक्स एंड सम वेरी स्ट्रॉन्ग चीजें जो आपके बैकग्राउंड को, आपके बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा. सो एवरी टाइम यू विल सिट डाउन तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर में क्या है, व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट. ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें ही हैं. नाउ लेट मी टेल यू कि जो हम हमारा चैप्टर नंबर 1 करके आए थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हर एक इंडिविजुअल को, जो एक देश में रहते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है. बट वो जो लोग रहते हैं ना, वो अपने आप को उन लॉ से खुद ही फॉलो करवाना चाहते हैं. एग्जैक्टली वो हमको बताते हैं कि हमें कैसे रूल करो, एंड दैट्स द पावर ऑफ वोटिंग, दैट्स द पावर ऑफ इलेक्शन. एग्जैक्टली. तो जो हमारा वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चा, वो इलेक्शन के बेसिस पर चलता है कि इलेक्शन होगा, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे अच्छे डिसीजंस होंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी अच्छी चीजें ऐड ऑन करेगा, बेकार चीजें कुछ होंगी तो उसको रिमूव करेगा. लेकिन ये जो प्रोसेस होता है इलेक्शन का, ये कैसे चलता है, वो आज हमें इस चैप्टर में कवर करना है. कौन लोग होते हैं जो वोट दे सकते हैं, कौन लोग होते हैं जो बताते हैं कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, डू वी हैव एनी कमीशन, डू वी हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना रहता है, कि कहीं पर तुम लोगों को कोई एग्जाम देने रहता है, तो वहां पर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो हो रहा होता है ना कोई सी कमीशन होती है, कोई बोर्ड होता है. जैसे महाराष्ट्र बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड आपके 10th 12th के एग्जाम लेता है. समझ रहे हो तुम लोग. एग्जैक्टली लाइक दैट इलेक्शन के लिए भी ऐसे एक बोर्ड है हमारे पास, एक ऐसा कमीशन है जो वो काम हमने उसको दिया हुआ है. ठीक है. तो ये बेसिक्स की बातें हैं जो आज के चैप्टर में हम लोगों को कवर करनी है. तो जल्दी से करते हैं शुरू. अगर हम पहले चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आधा तो इधर से ही समझ आ जाएगा. Elections are key part of India's democracy, allowing people to choose their representatives peacefully. So elections बच्चा क्या होते हैं, इलेक्शन इंडिया डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज उसी के अंडर में रहते हुए लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं कि दिस इज द पर्सन आई वांट, और मैं इससे रूल होना चाहता हूं, और ये हमारे यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन करेगा तो वील बी गुड टू गो. ऐसा नहीं कि कल को कोई भी आके बैठ जाएगा और वो आपके ऊपर रूल करने लगेगा. नो, दैट इज डेफिनेटली नॉट हैपनिंग इन इंडिया. हमने हमारा रूल्स रेगुलेशन का जिम्मेदारी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को दिया हुआ है. अब वो लोग कौन होते हैं, वो होते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट पार्टीज होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है बच्चा, वो लोग होते हैं जो इलेक्शन में आपके लिए आएंगे, आप जीतेंगे, गवर्न करेंगे और सोसाइटी को चेंज करेंगे. इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्टोरल प्रोसेस, कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी होंगी ये कैसे लोगों से वोट मांगेंगी, ये कैसे काम करेंगी, इसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं. मैम कहीं कोई गुंडा तो नहीं बन जाएगा, कहीं बहुत पैसे वाले लोग तो इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर देंगे पॉलिटिकल पार्टी में. और इट ऑल्सो इंश्योर जो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस होता है बच्चा, वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो, वो रिलायबल यानी ट्रस्ट वर्दी हो. और उसके लिए हमारे पास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ये सब कुछ इंश्योर करता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बोर्ड है, एंड दैट इज इलेक्शन कमीशन, जिसके अकॉर्डिंगली इंडिया में इलेक्शंस होते हैं. एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इसको कोई प्रेशर नहीं होता है. वो बात अलग है कि पॉलिटिक्स में अलग ही चीज होती है. एज पर द बुक, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहे, जो भी रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन उसको दिए उसके हिसाब से
काम करता है, ठीक है। In this chapter explains the structure, function and the role of election commission, the election process, challenges and suggested reforms. तो ये elections हमारे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज ये अच्छे इंसान को लेके आएंगे, अच्छे इंसान को लेके आएंगे तो वो इलेक्शन कमीशन होता है जो ये सारी चीजें चेक करते हैं कि कोई गलत इंसान के पास में पावर ना चले जाए, सब कुछ फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा है, कोई पैसे का इन्फ्लुएंस तो क्रिएट नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें बेसिक से बच्चा हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। चलो नाउ लेट मी टेल यू कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आओ देखते हैं। In a democracy, it is not practical for everyone to make decisions, so people elect representatives to govern on their behalf. For this, we need to understand something. देखो अब मैं आपको एक बहुत सुंदर सी चीज बताती हूँ जो आपको हमेशा काम आएगी और आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको याद रहेंगी चीजें। देखो बच्चा, एक चीज ध्यान से सुन लेना, अगर हम अपने पूरे इंडिया की बात करें, विच यू मस्ट हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस चैप्टर्स, अगर हम अपने पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, फॉर द इंटायर इंडिया वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम लोग नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नेशनल गवर्नमेंट, समझ आया। लेकिन मैम हमारे पास तो स्टेट है महाराष्ट्र, तो फिर सारे दुनिया में पूरे स्टेट्स में हमारे पास यही देखने को मिलेगा? नहीं, ये जो आपके स्टेट में गवर्नमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट, समझ गए। स्टेट जो गवर्नमेंट होती है बच्चा वो हर एक स्टेट में अलग होती है। इट इज डिफरेंट इन महाराष्ट्र, इट इज डिफरेंट इन गुजरात, इट इज डिफरेंट इन तमिलनाडु, इट इज डेफिनेटली डिफरेंट इन मध्य प्रदेश। तो जितने भी सारे आसपास के जगह हैं वहां पर सबके अलग अलग स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन सब इनका नाम क्या होता है जो सारी चीजें संभालते हैं। सो याद रखना बच्चा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट में लीड कर रहे होते हैं, जिनको लोग चूज करते हैं अपने स्टेट के लिए, उनको एक नाम बोलते हैं हम लोग, एंड दैट इज, आपने सुना भी होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये बच्चा हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से समझना है और इनको शॉर्ट फॉर्म में एमएलए कहते हैं। हाउ डू वी कैन से एमएलए? MLNA। बट यहाँ पर एमएलए नहीं होते हैं, यहाँ पर होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। दीज पीपल आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सिंपल सी चीज है, बस ये एक बार समझ लेना। और ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे? M एंड इसका P ले लेंगे, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में MOP भी कहते हैं, लेकिन यू कैन से MP, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट है हमारे पास विच इज इन दिल्ली, विच इज इन न्यू दिल्ली। एक्चुअली हमारे पास एक ही पार्लियामेंट है, लेकिन हर एक स्टेट के पास अपनी अपने विधानसभा होती है जहां पर दे सिट डाउन एंड डिस्कस ऑल द प्लान्स फॉर द एंटायर स्टेट, ओके। और यहाँ पर जो लोग होते हैं बच्चा वो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से जो चुन के आते हैं। उसके लिए हमारे पास हर एक जगह से एक रिप्रेजेंटेटिव मिलता है। जैसे आपका जो भी एरिया होगा ना, वहां से आपके 3-4 लोग लड़ाई कर रहे होंगे इलेक्शन में, नॉट एग्जैक्टली वो WWE नहीं कर रहे होंगे, कॉन्टेस्ट कर रहे होंगे इलेक्शन के लिए कि आई विल, तो लोगों से अपना ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है और इनमें से एक जीत जाता है। एंड वो जो एक जीत जाता है बच्चा, वो सब लोग जितने भी होंगे, मान लीजिए 70 है, 80 है, ये डिफरेंट होता है हर स्टेट टू स्टेट, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर फिक्स सीट है, दैट इज 543। पूरे इंडिया को ये लोग पूरा मैनेज करते हैं और स्टेट को मैनेज करते हैं MLAs। जब आप ये समझ लोगे तो आपको थोड़ी चीजें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली हम लोगों को क्लास टीचर होती है पूरी क्लास के लिए, लेकिन प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के लिए। गॉट इट? सो नाउ फॉर द एंटायर कंट्री वी हैव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको PM लीड कर रहे होते हैं, राइट, प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर होता है बच्चा चीफ मिनिस्टर। दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स माइट बी डूइंग देयर जॉब्स एंड माइट बी टेकिंग केयर ऑफ यू, तो वो भी बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है उनको जो निभानी। कैन द डेली बेसिस पर वो पार्लियामेंट में जा सकते हैं या आपके इधर जो भी विधानसभा उधर जा सकते हैं? इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैम वो हमारे ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, उनको सब कुछ मैनेज करना है, जॉब्स भी मैनेज करनी है, सारी चीजें मैनेज करनी है, तो उनको अब टाइम नहीं है। इसीलिए इंडिया में हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को होते हुए देखते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, ये आयुष को भेज देते हैं, वो काम कर लेगा। एग्जैक्टली लाइक दैट, जो लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, एंड अपेरेंटली इंडिया में बहुत लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो बहुत फाइट होता है इधर, लेकिन बेस्ट निकल के आता है। तो हमने बोला कि हमारे पास तो काम नहीं है, हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं और वो सारी चीजें यहाँ पर ध्यान से देख लेगा, कर लेगा, बड़ा मजा आएगा।
अब रोल क्या होता है भाई इसी रिप्रेजेंटेटिव का, ये रिप्रेजेंटेटिव ने लड़ाई किया, बढ़िया से इसने जीत लिया, और आयुष अब एक एमएलए बन गया है। आयुष इज नाउ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन अब आयुष क्या करेगा, अरे आयुष अब क्या करेगा, आयुष अब अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। वरना लोग उसको बोलेंगे यार आयुष तूने अच्छा बिल्कुल भी नहीं करा है, अभी हम किसी और को भेजेंगे, इस बार हम जो है यहाँ पर किसी लड़की को भेज रहे हैं, वी आर जस्ट सेंडिंग राधिका नाउ, अभी हम लोग शार्मली को भेज रहे हैं, तो अभी क्या होगा, अभी फिर हमने किसी और को जिम्मेदारी दे दिया। दैट इज हाउ कि पता है कि जिम्मेदारी किसी और को मिल जाएगी तो लोग अपना बेस्ट देते रहते हैं, क्योंकि पैसा भाई पैसा, समझा आपको। तो रोल क्या होता है और होता क्या है रिप्रेजेंटेटिव, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट, कि इतने हजारों करोड़ों लोग तो नहीं जाके बैठ सकते, क्योंकि बाकी इकोनॉमी में काम भी संभालना है, टीचर को टीचिंग करनी है, डॉक्टर को डॉक्टर करनी है, इंजीनियर को बिल्डिंग्स बनानी है, बाकी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब शॉपकीपर सब अपना अपना काम कर रहे हैं, राइट। सो वी हैव दिस वन थिंग दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हम क्लास में हर किसी को मॉनिटर नहीं बना सकते हैं, सो वी हैव वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द इंटायर क्लास। समझा आपको। चलो नाउ एक्सपेक्टेशंस बच्चा यही होती है कि भाई आयुष तू ऑनेस्ट रहना, इफिशिएंट रहना, ट्रस्टवर्दी रहना, और पब्लिक ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी कर लेना, कि जनता क्या चाहती है वो तो सुन ले, या सिर्फ पैसा कमाने ही पहुंचा हुआ है। ना वॉट एवर प्रॉब्लम इज देयर इन योर स्टेट, इनका जिम्मेदारी होता है कि वो उसको बच्चा क्या करे, उसको ठीक करे, बढ़िया से सारी चीजें हो और बहुत अच्छे से सारी चीजें चले। सही बात है। लेकिन अब हमारे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन बन गया, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशन, रोल एंड एक्सपेक्टेशन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत बढ़िया से समझ आ गया है। नाउ इन द नेक्स्ट पोर्शन वी हैव इलेक्शन कमीशन। यही वो इलेक्शन कमीशन है जो इन रिप्रेजेंटेटिव्स को सब कुछ बोलेगी, पूछेगी, चेक करेगी, फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, कितना प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, बहुत पैसे वाले तो नहीं हो, कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रहा है तुम्हारे खिलाफ, कोई धांधली तो नहीं किया है तुमने। ये जो इलेक्शन कमीशन होता है इंडिया में बच्चा, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एज पर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया में बहुत अच्छे से इलेक्शंस को फेयरली मैनेज करता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में इलेक्शन को मैनेज कौन करता है, आपकी क्लास को मैनेज कौन कर रहा है, हमारी क्लास टीचर मैनेज कर रही हैं, वी ऑल्सो हैव अ मॉनिटर। सो मैम हमारे इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन एज पर आर्टिकल 324, अभी आर्टिकल क्या होता है, ये आर्टिकल बच्चा कुछ क्लॉजेस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई कि ये काम तो इसको ही करना पड़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन का काम फाइनेंस कमीशन तो नहीं कर सकती है ना, वो तो पैसे से लेने देने वाली चीजें देखेगी। या फिर अगर हमारे पास कोई ऐसी कमीशन है जो डेवलपमेंट के लिए बनाई है हमने, विमेन के लिए बनाई, तो वो विमेन का इशू कंसीडर, एग्जैक्टली समझा। तो इलेक्शन कमीशन 324 नंबर आर्टिकल, ठीक है, वो हमारा इलेक्शन कमीशन को जो है पावर देती है, सब कुछ वो फेयरली करे। कोई धांधली करेगा तो बहुत पिटाई लगेगा। कौन पिटाई लगेगा, अरे जुडिशरी पिटाई लगाएगा ना, जुडिशरी बोलेगा इधर आओ इलेक्शन कमीशन, इधर आओ, तुम्हें बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस हिसाब से काम करना। तो इलेक्शन कमीशन बोलेगा हाँ गलती मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, लेकिन उसको फिर उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। दे माइट, वो उनको फायर भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कुछ भी डांट भी लगा सकते हैं। तो लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि उसको बुलाया गया कि आपने गलती करी, सर देखो मैंने कोई गलती नहीं करी, आर्टिकल में ऐसे ऐसे लिखा हुआ था, मैंने तो पूरा प्रॉपर किया है, तो जुडिशरी विल बी लाइक ब्रो राइट, आपने तो कोई गलती नहीं करा, चलो आप बढ़िया से करो, आपने बहुत अच्छा करा है, वेरी गुड, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट इज देयर बच्चा, इलेक्शन कमीशन का आप स्ट्रक्चर समझो। समझ में आया क्या होता है इलेक्शन कमीशन। अब इसमें कितने लोग होते हैं, क्या कौन उनको अपॉइंट करता है, क्या काम होता है उनका, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले तो कमीशन, सॉरी कंपोजिशन देखो कौन होता है इसमें। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो छोटू छोटू बाकी कमिश्नर होते हैं। मैम तीन क्यों होते हैं, एक ही होता, अरे एक होता तो गड़बड़ कर देता है ना, इसलिए तीन होते हैं। समझ गए, तो तीन होगा क्या, दो की मेजोरिटी बनेगी, अब 1 और 1:1 तो टाई हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर तीन लोग होते हैं कि बाय एनी चांस अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर छुट्टी पे चले गए तो ये दोनों संभालेंगे, इन दोनों में से एक चला, कोई तो होगा ना संभालने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्पोजिशन कितने लोग हैं इस कमीशन में, 3 people. One is the chief election commissioner, जो obviously like आपके स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ऐसे वाला, वहां एग्जैक्टली समझ गए। तो यहाँ पर 2 वाइस प्रिंसिपल है, बस इतना समझ जाना, एक प्रिंसिपल है एक वाइस प्रिंसिपल है। जब प्रिंसिपल नहीं आते तो मैम वाइस प्रिंसिपल संभाल लेती हैं और मजा आता है हमें तो, है ना, जब कोई हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बढ़िया अच्छे बच्चे हैं। अच्छा अपॉइंटमेंट कौन करता है बच्चा, अपॉइंटमेंट इनकी होती है प्रेसिडेंट के द्वारा।
प्रेसिडेंट जी उनको क्या करते हैं, बुलाते हैं अपने पूरे प्रेसिडेंट के जो दिल्ली में है वहां पर उनको बुलाया जाता है, एक बहुत भारी भरकम सेरेमनी होती है भाई। फिर इनसे पूछा जाता है मैं भारत का नागरिक शपथ लेता हूँ कि जो करूंगा अच्छा करूंगा, सच बोलूंगा। और फिर ये बच्चा एक साइन कर देते हैं डॉक्यूमेंट पर, और फिर इनको वो अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, नाउ ही इज इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे करके बाकी 2 लोगों का भी अपॉइंटमेंट हो जाता है। अपॉइंटमेंट मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर सकता है, ये भी हमेशा याद रखना। नहीं, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उनको बस बताया जाता है कि आप इनको इलेक्शन कमीशन जो है बना लो, ये हमारा इलेक्शन कमीशन को संभालेंगे। एक्चुअली में सारा काम तो लोकसभा ही करती है, लोकसभा एंड राज्यसभा मिलकर सारे काम को करते हैं। अच्छा, अब इंडिपेंडेंस देख लो, ध्यान से सुन लो बहुत अच्छे से। इंडिपेंडेंस ये है कि इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड फॉर पॉलिटिकल रीजन, इंश्योरिंग द कमीशंस इंडिपेंडेंस। अगर एक बार इसने कमिटमेंट कर दी, एक बार प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट कर लिया, तो इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल कि आप इनको हटा सको, अगर अनटिल अनलेस आपके पास कोई सबूत नहीं कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, नहीं हटा सकते, और पॉलिटिकल रीजन से तो डेफिनेटली नहीं हटा सकते हो। इफ ही शी हैज डन एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, इफ ही शी हैज डन एनी काइंड ऑफ देशद्रोही हरकत, कि देश की सिक्योरिटी को, देश की गरिमा को कुछ गलत हो सकता है, तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। अदरवाइज इसने इस पॉलिटिकल पार्टी की सच्चाइयां सामने निकाली, इसने फ्रॉड बाहर निकाल दिया है, ये सच बाहर निकाल रहे हैं, उसके लिए आप नहीं हटा सकते हो इलेक्शन कमिश्नर को। देन सेकंड पॉइंट बच्चा, इलेक्शन कमिश्नर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको सेपरेटली पैसा मिलता है उसका, सो दैट उनको किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। उनको जो भी सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ सरकारी गाड़ियों का इंतजाम करना था, स्कूल्स वगैरह में फोन नंबर, जैसे आपको आई डोंट नो कभी आपको आता है, मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा आता है, एवरी टाइम देयर आर इलेक्शंस, तो आपको जब भी आप फोन उठाओगे, हेलो मैं XYZ बोल रहा हूँ, मेरी पार्टी को वोट जरूर देने आना। सो ये सारी चीजें बच्चा बहुत बार इलेक्शन कमीशन फंड करता है, और उन पार्टीज को बहुत ज्यादा फंड करता है जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं। ठीक है, देन स्टाफ में देख लो, इसका कोई अपना स्टाफ नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स और बाकी इंप्लॉइज को ही ड्यूरिंग इलेक्शन ये यूज कर लेता है। कितनी अच्छी बात है, वाह बड़ी अच्छी बात है। एग्जैक्टली, इसका कोई अपना स्टाफ भी नहीं होता है। जैसे इलेक्शंस आएंगे, जितने भी सरकारी स्कूल में टीचर्स होंगे, जितने भी सरकारी ऑफिसर्स होंगे, IAS ऑफिसर, इवन IPS ऑफिसर, हर किसी को इलेक्शन कमिश्नर बोलेगा मेरे लिए काम करना पड़ेगा तुम्हें थोड़े दिन, अभी गवर्नमेंट को छोड़ो, मेरे लिए काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, अगर आपने उस टाइम पर कुछ भी गड़बड़ किया तो इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो इंडिया की इंडिपेंडेंसी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। पहले इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लें थोड़ी सी। यस, सो दैट वाज क्योंकि हम लोग आजाद हुए थे एंड इंडिया में पहले इलेक्शन 1951 में हुए थे। सो यहाँ पर पहले इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन बच्चा who managed elections efficiently during tough condition। अभी हम लोग आजाद हुए थे, we were still figuring out things, अभी हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, इंडिया का क्या फ्यूचर रहेगा। तो ये सारी चीजें हमें इन टोटलिटी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर समझने में। सो बच्चा जल्दी से मुझे एक बार बोल दो, जल्दी से आप लोगों को क्लियर हुआ इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर? Yes, we got the entire story। हम लोग as it is इसको पूरा लिख के आएंगे and nobody in this entire universe जो हमारे मार्क्स काट ले। ठीक है, चलो अब जल्दी से थोड़े फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, 5 फंक्शंस हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के, एक एक करके इन्हीं फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो होता है कि एक वोटर लिस्ट तैयार करना। सबसे नंबर 1 फंक्शन, प्रिपेयर द वोटर लिस्ट। मतलब अरे कौन वोट देगा, कोई भी मुंह उठा के वोट देने थोड़ी चले जाएगा। बोलो प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। अरे मैम मेरा मन कर रहा था मैं वोट दे आता हूँ, नहीं भाई आप नहीं दे सकते हो। इफ यू आर नॉट 18 तो आप नहीं वोट कर सकते हो। दैट इज समथिंग जो इंडिया फॉलो करता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। दैट इज समथिंग बच्चा, जो भी लोग 18+ होंगे सिर्फ वही वोट दे पाते हैं। ठीक है, इंडिया में। अगर आपको लग रहा है आप भी दे पाओगे तो दैट इज नॉट समथिंग। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है कुछ लोगों को जिम्मेदारी देता है कि पता लगाओ इंडिया में कितने सारे लोग 18+ है, वो कौन कौन से एरिया में रह रहे होते हैं।
और फिर हर एक एरिया में एक लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, बहुत बार जो आंगनवाड़ी के टीचर्स मतलब लोग होते हैं, उनको बुला के ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने एरिया में पता करो घर घर जाके कितने लोग 18+ हैं, उनका वोटर ID कार्ड बनाएंगे। और वो जो है अभी मतलब ऑब्वियसली बच्चा कि कहाँ कोई शिफ्ट तो नहीं हो गया है, या फिर किसी क्या कोई somebody has passed away तो उनका वोट कोई फेक ना दे दे, क्या वो वहां पर सच में रहते भी हैं, जिंदा हैं। तो ये सारी चीजें पता लगाने के लिए वोटर का लिस्ट तैयार किया जाता है। अगर आपका उसमें नाम होगा तभी आप वोट दे पाओगे। और वो जो है आपको वोटर लिस्ट पहले से प्रेपरेशन होने लगती है, इलेक्शन से कम 1-1.5 साल पहले ये प्रेपरेशन शुरू हो जाते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि क्या आप देना चाहते हो अगले साल वोट, क्या आप यहीं पे रहोगे नेक्स्ट ईयर, कहीं आप इंडिया से बाहर तो नहीं जा रहे हो। तो ऑब्वियसली इंडिया से बाहर चले जाओगे तो आपका वोट कट हो जाएगा, अदरवाइज आपके जगह कोई और वोट दे देगा तो वो और भी बड़ा फ्रॉड हो जाएगा, है ना। तो बच्चा एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स हैव द राइट टू वोट, और इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करता है और आप इसी वोटर लिस्ट को बच्चा क्या करता है, अपडेट भी करता है, और इसी के साथ साथ वोटर ID कार्ड भी इशू करता है। तो आपको वोटर ID कार्ड होता है, हाँ जी मेरे पास है, यस आई हैव द वोटर ID कार्ड, मैंने आज तक एक ही बार वोट दिया है, ठीक है क्योंकि एक ही बार हुआ है जब से मेरा वोटर ID कार्ड बना है। सो बच्चा यहाँ पर आपको क्या है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स भी मिलते हैं अगर आप 18+ हो, और इंश्योर्स ओनली एलिजिबल वोटर्स आर इंक्लूडेड। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, फ्री और फेयर करने के लिए वो मेक श्योर करता है कि वही लोग इंक्लूड हों जो एलिजिबल हैं, कोई फ्रॉडस्टर ना हो जाए, कोई बहुत बड़ी धांधली ना हो जाए कि इस फैमिली के 8 लोग अभी तो इंडिया से बाहर चले गए हैं, लेकिन लोगों ने उनका वोटर ID कार्ड बनवा लिया और उसको जाके जो है टिंग 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 वोट देके आए, तो 8 वोट तो फेक हो गए। 8 वोट से अगर कोई जीत रहा है तो फेक वोटों से जीत रहा है ना, समझ रहे हो। तो कोई भी अपनी पार्टी को जाके वोट दे सकता है। आ जाते हैं हमारा फटाफट से फीचर नंबर 2। फीचर नंबर 2 में क्या आता है, डिसाइडिंग इलेक्शन टाइम टेबल। ऑब्वियसली भाई डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कब कौन सी क्लास होगी, ऐसे सुबह सबसे पहले कौन सी क्लास होगी, टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा, वरना तो कियोस हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे और कितने फेजेस में होंगे। पूरे इंडिया में इलेक्शन कराना बहुत बड़ा हेडेक है भाई, बहुत ही बड़ा हेडेक है। कैन यू इमेजिन, इतनी सारी जनसंख्या को वोट दिलवाना, धांधली तो हो सकती है, बहुत इजी है बच्चा फ्रॉड होना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप ध्यान नहीं रख सकते हो जहां पर पुलिसिंग बहुत कम परसेंटेज में है। फॉर एवरी 1000 पीपल देयर आर ओनली 1 or 2 पुलिसमैन ठीक है, तो नहीं हो पाएगा ना, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो सकता है। तो अब इलेक्शन कमीशन मेक श्योर करता है कि सारी चीजें में बहुत अच्छे से कब होंगे, कहाँ होंगे, कितने फेजेस में होंगे। फेजेस इन दी सेंस कि जुलाई का फर्स्ट वीक, जुलाई का सेकंड वीक, जुलाई का थर्ड वीक, ऐसे ऐसे करके फेजेस होता है कि इस फेज में नॉर्थ में इलेक्शन होंगे, इस फेज में साउथ में इलेक्शन होंगे, इस फेज में वेस्ट में होंगे, इस फेज में ईस्ट में होंगे। और कुल मिला के 1-2 महीने भी लग जाता है, 1.5 महीने भी लग जाता है पूरे इंडिया में इलेक्शन कराने में, बिकॉज इंडिया इतना डाइवर्स और इतना बड़ा कंट्री है। फीचर नंबर 3, स्क्रूनिटी ऑफ कैंडिडेट्स। अरे भाई स्क्रूनिटी, अरे भाई क्या हो गया है तुझको, हट जाना। स्क्रूटेनी ऑफ कैंडिडेट्स एप्लीकेशन मतलब, अरे इतना डीपली मत जाओ, पढ़ा रही है ना सब कुछ, टेंशन क्यों लेने का। पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबमिट एप्लीकेशन विथ पर्सनल डिटेल्स। जो भी मतलब मान लो कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना है, मैंने अपना सब चीजें सबमिट कर दिया कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मतलब मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, या मैं XYZ पार्टी से हूं। इलेक्शन कमीशन वो एप्लीकेशन को चेक करता है और बोलता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। पहला हरी झंडी इलेक्शन कमीशन देता है। मान लो इलेक्शन कमीशन ने मेरे बारे में पता लगाया, यार ये तो बढ़िया इंसान है, इसको दे देता है, तो मुझे तो भाई मिल जाएगा इलेक्शन का ग्रीन फ्लैग। लेकिन अगर मेरे साइड में कोई ऐसा इंसान था जिसने बहुत ज्यादा क्राइम करा हुआ है कुछ, तो जिसके खिलाफ केसेस अपॉन केसेस चल रहे हैं, जिसके वो फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, जिसके खिलाफ बहुत कुछ तो गड़बड़ हो रखा है, सब उसको बेकार बोल रहा है, नहीं मिलेगा भाई, उसको नहीं मिलेगा, उसको टिकट मिलेगा सिर्फ मुझे। सो स्क्रूनिटी मतलब कौन कैसा है ये भी इलेक्शन कमीशन चेक करता है। ये नहीं कि वो चेक करे, अब इसमें ये नहीं कि फ्रॉड, वो आपका आधार कार्ड सही है, पैन कार्ड सही है, आप यहीं पे रह रहे हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, ये सब भी ऑब्वियसली चेक करता है। स्क्रूनिटी मतलब आपकी सारी चीजें ओरिजिनल तो है ना भाई, इंडिया के ही हो ना, कहीं बाहर बाहर से तो नहीं आ गए हो। चलो देन बच्चा फोर्थ है रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक्चुअली में इलेक्शन जो कमीशन होता है वही पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी बनाता है सच में, हाँ जी बिल्कुल। अब इंडिया में बहुत सारी टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि नेशनल पार्टी,
जैसे कि स्टेट पार्टी एंड एनी लोकल पार्टी या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। अच्छा, जब आप नेशनल पार्टी होते हो ना, जैसे आपने कुछ ही पार्टियों का आप नाम सुना होगा, दैट इज बीजेपी, कांग्रेस, है ना, ये कुछ ऐसे कॉमन नाम है बच्चा। ऐसी पार्टीज जो पूरे इंडिया में प्रेजेंट होती हैं वो नेशनल पार्टीज होती हैं। उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आपको हर जगह एक सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स लेके आने होता है। अगर आप वो वोट लेके आ पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लेके आ रहे हो तो फिर आप बड़ी पार्टी नहीं बन सकते हो। सो आपको नंबर ऑफ वोट ज्यादा से ज्यादा लेने, तभी आप नेशनल पार्टी बन पाओगे। और अगर आपने स्टेट में अच्छा खासा नंबर लिया है तो आप स्टेट पार्टी बन जाते हो। लेकिन हर एक स्टेट पार्टी, जैसे आपने कुछ ऐसे महाराष्ट्र की कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन वो इंडिया लेवल पर नहीं है, बिकॉज वो स्टेट तक ही सीमित है। ओके, सो दिस इज समथिंग जो विच इज जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको पॉलिटिकल पार्टी का जो जैसे मान लो कि इंस्टाग्राम पर किसी लोगों के आगे ब्लू टिक लगा होता है ना, तो वो इंस्टाग्राम ने उनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि ये सही आईडी है, ये फ्रॉड नहीं है। सो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के आगे वो जो ब्लू टिक होता है, जो मिलता है ऑफिशियल, जो भी होता है वो पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन देता है। अब आया समझ में? अब तो आ गया होगा। सो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है इंडिया में, और बहुत सारी नई नई पार्टीज भी रेगुलर बनती रहती है। व्हाट डू वी मीन बाय मल्टी पार्टी सिस्टम बच्चा? इंडिया में बहुत सारे पार्टीज हैं, यू नेम इट एंड वी हैव लाइक 750 से भी ज्यादा, 750। मैम हमने तो एक ही दो नाम सुने, बिकॉज वही दो नाम रिपीट होते रहते हैं। 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज की हुई है, लेकिन उनमें से हम कुछ ही नामों को सुनते हैं, दैट इज समथिंग दैट इज देयर। और नई नई पार्टी रोज रोज आते रहती है, बिकॉज नए नए लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, वायरल होने में उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, उनको वो सिंबल्स भी देती हैं, एंड ऑल्सो डी रिकॉग्नाइज पार्टीज इफ नीडेड। कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत पुरानी हो गई है, अब उसमें से कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा है, तो उसको डी रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। अरे अब ये नहीं रह पा रहा है, अभी ये अकाउंट डिलीट करने पड़ेगा। सो एग्जैक्टली लाइक दैट यहाँ पर बच्चा, हम जैसे मान लीजिए कांग्रेस के पास वो हैंड वाला आइकन है, बीजेपी के पास लोटस वाला आइकन है, कौन दे रहा है वो आइकन? वो आइकन आपका इलेक्शन कमीशन नहीं देता उनको। वो सिंबल जो है, वो जो पूरा फ्लैग वो लोग यूज करते हैं, वो जो पूरा आइकन, यही पॉलिटिकल पार्टी जो यूज करती है, वो इलेक्शन कमीशन ही उसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ठीक है आप यूज कर लो। हर किसी को नहीं देता इलेक्शन कमीशन, ये जो कुछ बड़ी पार्टीज होती है उन्हीं को ये जो है ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज करता है एज अ बिग पार्टी। ठीक है, चलो देन हमारा है लास्ट, विच इज रिजॉल्विंग इलेक्शन डिस्प्यूट। अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई बोलता है कि अच्छे से नहीं हुआ है, बहुत धांधली हुआ है, मुझे तो डिस्क्वालीफाई कर दिया लास्ट टाइम पर, और इस वाले जगह पर बहुत ज्यादा कुछ तो फ्रॉड हुआ था, मैं तो जीत रहा था फिर भी मैं हार गया जीतते जीतते, तो ये जितने भी डिस्प्यूट होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, ऑब्वियसली बच्चा वो इलेक्शन कमीशन ही उसको चेक करता है। और जो भी गड़बड़ होती है किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसीज में, वो वहां से उसको फिर केस भी लड़ते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि नहीं देखिए ये हमारे पास कैमरा का फुटेज है, ये देखो हमारा ईवीएम है। ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो भी करेंगे, इसमें कोई धांधली नहीं है। 450 लोगों ने वोट दिया था, जिसमें से 350 इनको दिया है, 100 दूसरे ऑपोजिशन पार्टी को दिया है, हमने कोई धांधली नहीं किया। ये देखो हमने उस दिन लॉक भी कर दिया था, हमने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर ये पूरा पहुंचाया था, वहीं पर जाके काउंटिंग हुआ है, नो जो है धांधली, पूरा रिकॉर्डिंग होता है, पूरा कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता है सारी चीजें, फ्रॉम पॉइंट ए टू जेड जहां तक भी लेके जा रहे होते हैं, सब कुछ फुटेज होता है लाइव। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट इज देयर। सो कोई भी डिस्प्यूट होगा तो बच्चा आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट कौन चेंज करता है? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन चेंज करता है। इट कैन ऑल्सो डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट, और री इलेक्शन का भी ऑर्डर दे सकता है अगर बहुत बार कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई है कि उनको लग रहा है कि नहीं सही नहीं हुआ है यहाँ पर, ये कोई तो पॉलिटिशियन ने गड़बड़ किया, तो वो दोबारा से री इलेक्शन का ऑर्डर भी दे सकता है। तो दैट्स हाउ पावरफुल इलेक्शन कमीशन इज। बहुत पैसा खर्च होता है भाई इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग व्हिच वी वर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पोर्शन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अच्छा, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ भी नहीं होता है, एरिया रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक कौन एरिया से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसे ही इंडिया को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया, पूरे इंडिया के पास 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, इन पर इलेक्शन होते हैं, 543 लोग आपके जाके पार्लियामेंट में बैठ के इंडिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपके स्टेट में कितनी है? आज ये होमवर्क है, इसको चेक करके जरूर मुझे बताना। चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है। इलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो इलेक्शन कमीशन करता है। सबसे पहले तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं बच्चा? ऑब्वियसली जैसे मान लो कि दिस इज आवर इंडिया, और ये मेरा यहाँ पर पूरा महाराष्ट्र, और मैंने इसको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से मुझे हर एक एरिया से मान लीजिए 12 लोग निकल के आए, तो ये 12 लोग अब क्या बनेंगे? एमएलए बनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है एरिया रिप्रेजेंटेटिव।
जैसे अरे जैसे तुम लोग क्लास 11 12 10 9 8 में सबके एक एक मॉनिटर को बुला के ले आए कि फर्स्ट क्लास के मॉनिटर को, सेकंड के, थर्ड फोर्थ सबके मॉनिटर को बुला के ले आओ, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके हर एक क्लास से। सो क्लास इज इक्वल टू एरिया अगर हम इलेक्शंस को देखेंगे। नाउ इलेक्शन प्रोसीजर स्टैब्लिशमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। द डिलिमिटेशन कमीशन क्रिएट कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शन, और ऐसे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा के लिए। ये इंटरनली जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है, कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है। जितना जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन होगा उसका उतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगा। आज भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543 ही है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से 543 है, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर डिसाइड हुआ था। लेकिन उस दिन ये भी डिसाइड हुआ था कि जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हम ये नंबर भी बढ़ा देंगे। लेकिन आज तक इस नंबर को बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं हो रही, बिकॉज ऑब्वियसली पावर को क्यों शेयर करें, पैसा तो ये 543 लोगों में ही घूमता रहेगा ना। अगर यहाँ पर 1000 लोग कर दिए तो पैसा फिर और ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। तो ये आज तक नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है। दिस इज समथिंग यू वर सपोज टू रिमेंबर। अगर हम हमारे दूसरे पोर्शन की बात करें तो दैट इज फाइनलाइजिंग वोटर्स लिस्ट। हमें यहाँ पर बच्चा क्या करना पड़ता है, वोटर्स लिस्ट को फाइनलाइज करना पड़ता है। एक वोटर लिस्ट बनाई जाती है, वोटर लिस्ट को कौन फाइनलाइज करेगा? वोटर लिस्ट को ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन वो प्रिपेयर करेगा। ठीक है, आपकी इलेक्शन कमीशन क्या करता है, आपकी प्रिपेयर करेगा लिस्ट, अपडेट करेगा कौन कौन एलिजिबल है, नॉमिनेशन एंड स्क्रूनिटी, कैंडिडेट्स जो भी फाइल करते हैं अपनी नॉमिनेशन, जैसे कि मैंने ऐसा थोड़ी ना मैं जाऊंगी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर और मुझे वोट मिल जाएगा, नहीं, मुझे पहले अपना नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। फिर इलेक्शन कमीशन मेरी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि एज भी सही है ना, मतलब ऑब्वियसली एज भी तो देखने पड़ती है ना कि किसके लिए। आप ये थोड़ी 16 ईयर्स या 21 ईयर्स के लोग पीएम के लिए डाल देंगे अपनी कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन होते ना इंडिया में। एनीवेज इलेक्शन कमीशन बच्चा ये सारी एलिजिबिलिटी चेक करता है। फिर जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है कैंपेन। अब आप अपना कैंपेन चलाओगे कि आप क्या करने वाले। आप लोगों से जाके मिलोगे कि माय नेम इज वर्षा एंड मैं जो है बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें करूंगी लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, और हम बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करेंगे, हम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लाएंगे, उनको फ्री में आईफोन गिफ्ट करेंगे। तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे यहाँ पर सपोर्ट करने लगेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये कैंपेन्स में मुझे अपनी जो है वोटर्स को कन्विंस करना है। कोई पार्टी भी कर सकती है, बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है, कैंडिडेट्स को प्रमोट कर सकती है कि ये अच्छा करेंगे, इनको ले आओ एंड ऑल दैट, राइट। उसके बाद एक्चुअल वोटिंग डे आ जाता है, और जब एक्चुअल वोटिंग डे होता है बच्चा उसको बोल, जब जिस दिन लोग अपना वोट जाके कास्ट करते हैं, और वो कास्ट करते हैं ईवीएम। लोग जाते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप अपने पेरेंट्स के साथ एनी टाइम यू योर स्टेट और एनीवेयर दैट इज हैपनिंग, जहां पर इलेक्शन हो रहा है वहां पर जरूर जाना। वहां पर एक मशीन होती है दैट इज ईवीएम मशीन, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वोटिंग मशीन में बच्चा ऐसे करके बहुत सारे आइकन होते हैं और एक बहुत ही बड़ा सा बटन होता है ऐसे करके। और अगर आप जिस भी मतलब आप मान लो कि आपकी ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है और डी पार्टी है, उसके सामने जो भी इंसान होता है उसका भी फोटो लगा होता है कि ये इंसान है, आप उसको वोट देना चाहते हैं, आप इसको भेजना चाहते हैं कि आपके लिए वोट करे। तो हमने डी को अगर वोट देना है तो यहाँ पर ये बटन प्रेस करना, एक बहुत तेज से आवाज आती है टी, देन वो आपका वोट जो है बच्चा वो काउंट हो जाता है। दैट इज समथिंग हाउ ईवीएम वर्क। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बैले टाइप की चीजें होती थी जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी। उसके बाद बच्चे जब सारी चीजें हो जाती हैं तो वोट काउंट होता है। ये एक पूरा बॉक्स में उसको पैक करके लेके जाते हैं अपने ऑफिस के, वहां पर उसको बॉक्स को पूरा कैलकुलेट करते हैं। उसमें पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा वोट डी को ही मिले थे। तो डी को मान लीजिए आपके यहाँ पर 108 वोट्स मिले थे, सी को 16 वोट्स मिले थे और बी को 32 वोट्स मिले थे एंड देन ए को 08 वोट्स मिले थे। तो फिर काउंट करके हमें साफ ही पता चल रहा था दैट डी यहाँ पर आपका जीत गया है और वो अपनी पार्टी बनाएगा। और एक्चुअल वोटिंग वोटर्स ने अपना सारी चीजें करी और काउंटिंग हो गया वोट्स का। और जो भी सारा काउंटिंग होगा वो इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में ही होता है और विनर्स फिर उसके बाद अनाउंस करते जाता है कि कौन कितना जीत रहा है। तो कभी आपने न्यूज में देखा है कि आज बीजेपी को इतना वोट मिल गया, फिर वो 100 था 120 हो गया, क्योंकि वो काउंटिंग होते जा रही है और वो ऐड होते जा रहा है। और देन फिर इलेक्शन कमीशन एक रिपोर्ट जो है बच्चा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज कर देते हैं। दैट वाज समथिंग विच वी वर सपोज टू डू। और अगर किसी को दिक्कत परेशानी बन जाती है कि अरे मेरे साथ तो मैम धोखा हो गया है, मैंने तो बहुत सारे वोटर थे, मेरे को तो लोगों ने धोखा दे दिया,
तो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है तो वो धोखा भी आपका, कोई भी डिस्प्यूट होगा, कुछ भी गड़बड़ होगा तो उसको भी आपका इलेक्शन कमीशन ही हैंडल करता है, एनी कंप्लेन एंड इश्यूज दैट पीपल आर फेसिंग आफ्टर इलेक्शन। बट ज्यादातर केसेस में एक बार जो इलेक्शन कमीशन ने कमिटमेंट कर दी, फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते आफ्टर द रिजल्ट्स। ओके चलो, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट भी इलेक्शन कमीशन रिलीज करते हैं बच्चा। दैट इज समथिंग विच वी आर सपोज टू फॉलो। हम उसको मना नहीं कर सकते हैं, ऐसे एक एरोगेंट एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जिस वे से हमें बिहेव करना पड़ता है इलेक्शन के टाइम पर, और ये कोड ऑफ कंडक्ट आपका इलेक्शन कमीशन ही बोलता है। अच्छा, व्हाट इज इट? ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपको ये करना और ये नहीं करना है। सेट ऑफ रूल सेट बाय इलेक्शन कमीशन, ताकि फ्री एंड फेयर तरीके से हो। वो हमेशा पैसे वाले इंसान को ये आगे बढ़ने से रोकता है कि हमेशा अगर पैसे वाले को वो सपोर्ट करेगा या वो रिश्वत लेना सपोर्ट करेगा, शराब बेच के लोग वोट खरीदते हैं, ये सब अगर करते हुए आप पकड़े जाते हो तो आपका कैंडिडेट कैंसिल करने की पावर भी इलेक्शन कमीशन रखता है। सो दैट ऑब्वियसली ना, कि अगर मैं सबको, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं सबको बांट दूं 10-10 करोड़ रुपए, तो सब मुझे ही वोट देंगे। बट ऐसे इलेक्शन कमीशन मेक श्योर करता है कि ऐसा नहीं हो, पैसे का इन्फ्लुएंस ना हो, कास्ट का इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है, तो लोग ये रिलीजन का इन्फ्लुएंस ना हो, सब कुछ फ्री एंड फेयर तरीके से होना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी है, कौन फॉलो करता है भाई? गवर्नमेंट भी, लोग भी, कैंडिडेट भी, पॉलिटिकल पार्टी भी, और जो पावर में गवर्नमेंट होती है वो भी। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बोल दिया कि ये नहीं कर सकते हो आप, 15 दिन पहले आप कोई प्रमोशन नहीं करोगे, ऐसा करते हुए अगर आपको मिल गया 15 दिन बाद इलेक्शन है, तो 15 दिन पहले बंद कर दो कुछ भी करना, बैठो घर में, एंजॉय करो, रिलैक्स करो, अभी हमें सारा मैनेजमेंट करने लगो। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल। ओके जी, तो ये सारी चीजें बच्चा फॉलो करनी पड़ती है। पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस, गलत काम होना, ब्राइबरी, वायलेंस, अनफेयर कैंपेनिंग, कि मेरे को वोट दोगे ना, तुमको 4 बोतल वोडका, है ना, पकड़ा दूंगा। नहीं कर सकते हो ये सब। दैट इज वेरी वेरी अनफेयर। और लोग होते हैं भाई, होते हैं, लोगों को राशन राशन बेच के उनका वोट खरीदा जा रहा है। पीपल डोंट ओनली अंडरस्टैंड कि क्या होता है इस चीज से। वो राशन आपको ज्यादातर, चलो उसके मान लो कि राशन खर्च बांटने में 5 करोड़ लगे, भाई वो 500 करोड़ कमा लेगा। एनीवेज वो जो है अपने बारे में सोच रहा है, अगर उसको सच में अच्छा करना होता तो वो ब्राइब देता ही नहीं, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर। एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिंग हाउस होल्ड आइटम्स टू इन्फ्लुएंस वोटर्स, या अपीलिंग फॉर वोट्स बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन, करते हैं लोग, जो कि मैंने अभी आपको बोला। ऐसी चीजें बांटना जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं भारी भरकम की, अरे अरे सर आप हमें पैसा दो, हम वोट की तो हम लाइन लगा देंगे। सो दैट इज समथिंग दैट स्ट्रिक्टली हैपन इन इंडिया। लेकिन बच्चा इसका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है रिसेंट टाइम में। सो जो भी कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन बोलता है वो डेफिनेटली फॉलो हो रहा है, और इसने इंडियन डेमोक्रेसी को और अच्छा भी बनाया है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। इंडिया में बहुत सारे टाइप के इलेक्शंस होते हैं बच्चा, लेकिन बहुत टाइप के भी नहीं, 3 ही टाइप के होते हैं, और उसमें भी आपको बहुत कुछ तो इजी समझ में आ जाएगा। देखो, एक होता है जनरल इलेक्शन, और जनरल से आप समझ ही गए होंगे जिनको बेसिक इलेक्शन भी कह सकते हैं। इंडिया में चाहे स्टेट असेंबलीज हो, स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा है जिसमें एमएलए होते हैं, और लोकसभा जिसमें एमपीज होते हैं, पूरे इंडिया में हर किसी के इलेक्शन 5 साल बाद ही होते हैं। एमपी बनने के लिए लोकसभा के इलेक्शन भी 5 साल बाद, हर स्टेट में भी इलेक्शन 5 साल बाद। बट अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर इलेक्शन हो रहा होता है, ये भी आपको थोड़ा समझना होगा। बिकॉज ऑब्वियसली जब राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है तो मे बी तमिलनाडु में तब नहीं हो रहे होंगे, गोवा में हो रहे होंगे तो मे बी मेघालय में उस टाइम नहीं हो रहे होंगे। तो हर जगह एक टाइम पर इलेक्शन नहीं होता, लेकिन हर जगह एक टाइम पर ऐसा लगता है कि इलेक्शन का माहौल चल ही रहा है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, कहीं ना कहीं इलेक्शन तो चल ही रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग जो बेसिक होते हैं, और इसके लिए हम नई गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर। अब खुद ही सोच लो, मिड टर्म है तो मतलब कि मैम बीच में जो जैसे हमारे एग्जाम होते हैं, conducted if government loses its majority before the term ends due to coalition withdrawal या कुछ। अब मान लो कुछ लोगों ने टीम बनाया था कि मान लो कि ये 15 लोग थे और इसको ना पार्टी बनाने के लिए 20 लोग चाहिए रहेंगे, तो इसने ना 5 लोगों की हेल्प लेके अपना इलेक्शन जो है कमीशन से बोला था, मैंने हेल्प लिया, 5 लोगों को अपना गवर्नमेंट बनाया। लेकिन बीच में ये 5 लोग बोले कि अरे मजा नहीं आ रहा, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तो फिर पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। एग्जैक्टली लाइक दैट, अगर कोई भी विड्रॉल कर देती है कोलिशन, जो गठबंधन की सरकार है वो पीछे हट जाती है मिड टर्म में, तो दोबारा इलेक्शन होता है, या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है कि हमें तो सरकार में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, खुद के लोग ही करते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारता। तो ज्यादातर केसेस में तो मिड टर्म इलेक्शन इंडिया में नहीं होता है, बिकॉज ऑब्वियसली अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, सबको पैसा कमाना है, तो अब 5 साल तक पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो एग्जैक्टली लाइक दैट बच्चा मिड टर्म होता है।
फिर हमारा जो थर्ड टाइप का होता है वो होता है बाय इलेक्शंस। अब ये बाय इलेक्शन होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सीट खाली रह गई है, कोई ऐसी चीज किसी इंसान की, वो जो उसके टर्म वो पूरा नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई है, या फिर वो सीट खाली रह गई, तो उसके लिए जो इलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज बाय इलेक्शन। सो दिस इज समथिंग विच यू आर सपोज टू रिमेंबर। कोई भी खाली सीट के लिए बाय इलेक्शन होते हैं, कोई भी बीच में से छोड़ के चला जाता है तो दोबारा इलेक्शन होते हैं, और जनरल इलेक्शन तो जनरल इलेक्शन जैसे ही होते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं कुछ चैलेंजेस जो हमारे इलेक्शन कमीशन को फेस करने पड़ते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने में, क्या क्या हमें कमियां देखने को मिलती हैं। अगर इलेक्शन को कंडक्ट कराना है तो इंडिया जैसी लार्ज कंट्री में बहुत सारे चैलेंज होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है यूजिंग मिसयूज ऑफ मनी। बहुत सारे कैंडिडेट्स और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इतना सब कुछ उनके ऊपर नजर रखने के बाद भी गड़बड़ कर ही देते हैं। कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू इन्फ्लुएंस वोटर्स विच द इलेक्शन कमीशन ट्राइज टू कंट्रोल। इलेक्शन कमीशन इसी को ट्राई करने के लिए बहुत कुछ करते हैं बच्चा, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है एंड वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, जिसका जितना एडवर्टीजमेंट होगा उतना उसको लोग वोट देंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना है। जब आप किसी चीज को बार बार कॉन्टिन्यूसली टीवी में, फोन में, बाहर यूट्यूब पे एड्स आ रहे हैं हर जगह, तो उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होता है एंड हेंस पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन जो लोग रियलिटी में, जिनके पास पैसा नहीं लेकिन वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनको कोई वोट नहीं देता। सेकेंड है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कुछ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट उन्हीं लोगों को जो है टिकट देने से रोक लेता है। ये इलेक्शन कमीशन का है चैलेंजेस। ये इलेक्शन कमीशन का है कि इलेक्शन कमीशन उनको वोटिंग में ना आने दे, लेकिन बच्चा उन्हीं लोगों को जो है ज्यादातर कुछ पार्टी टिकट देती है क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को, ताकि लोग डर के उनको वोट करें। या कोई बहुत फेमस हो जाता है तो उनको ज्यादा लोग वोट देते हैं, तो ये जो है बहुत ही अनसेफ इलेक्शन एनवायरनमेंट बना देता है, लेकिन लोग डर से उनको वोट दे देते हैं। वायलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, बहुत ज्यादा लोग दंगा कर देते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ही कॉमन होते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। इंक्रीजिंग वायलेंस ड्यूरिंग कैंपेन एंड वोटिंग इज अ मेजर कंसर्न। लोग आपस में लड़ जाते हैं, बहुत बार तो बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सो दैट इज समथिंग दैट फेस है। उसके बाद फैमिली मोनोपोली, जैसे कि दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो ये वाला जो हमारे पोर्शन देखता है कि जो फैमिली है वो बार बार पॉलिटिक्स में आ रही है। रियलिटी में लोगों को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, ठीक है। नेपोटिज्म वाला जो पूरा फंडा होता है दैट इज समथिंग दैट इज देयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। लीडर्स गिव टिकट्स टू रिलेटिव्स को दे देते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। और पॉलिटिकल डायनेस्टी अपॉन डायनेस्टी, ये जो है दादा का बेटा जो है, उसके बाद पिताजी का बेटा, पिताजी के बाद बेटे का बेटा, ये सभी चलते आ रहे हैं। सो दैट इज वन चैलेंज जो इंडिया में है, और ये आज भी है, विच वी ऑल आर अवेयर ऑफ, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग विच वी वर सपोज टू कवर फ्रॉम दिस पोर्शन बच्चा। फिर हमारा आ जाता है लास्ट, विच इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये जो इतनी सारी गड़बड़े हैं, हमने इसमें अच्छा कुछ किया भी है वो तो बता दो। हाँ, किया है। टू इम्प्रूव इलेक्टोरल प्रोसेस, इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और वी ऑल नो कि हमारे महाराष्ट्र में तो लोकल लेवल पर 50% वुमेन के लिए सीट्स ही रिजर्व हो गई हैं। तो सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को बोला जाता है कि वो 50% टिकट्स तो वुमेन को ही दें, सो दैट बेटर रिप्रेजेंटेशन रहे वुमेन का। सो दैट इज समथिंग वी आर डूइंग। देन हम जो भी क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं उनको लेके ही ना आए, उनको इलेक्शन कमीशन टिकट ही नहीं देना चाहिए, उनको इलेक्शन कमीशन को बैन कर देना चाहिए। तो बच्चा दिस वाज समथिंग व्हिच वी वर सपोज्ड टू कवर, and that is that party should not nominate candidate with criminal records। कोर्ट डिसीजंस जो भी हैं उनको फॉलो करना चाहिए। किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा है, किसी के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको क्रिमिनल बनाती है, तो वो सारी चीजें। गवर्नमेंट फंडेड इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट फंडेड इलेक्शन में क्या लिखा हुआ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो। द गवर्नमेंट शुड कवर इलेक्शन एक्सपेंसेस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ मनी। गवर्नमेंट को सारा पैसा खुद ही जो है खर्च करना चाहिए, सो दैट लोग अपना पैसा ना खर्च करें। प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके सारी चीजें जो करते हैं वो सब नहीं अलाउड होना चाहिए। देन ऑब्वियसली अमेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, हमें कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो कि ऑब्वियसली वैसे ऐसा हो रखा है ऑलरेडी, इट इज नॉट समथिंग न्यू। ये हमारी बुक में गिवन नहीं है, बट ऑलरेडी ऐसा इन रियलिटी हो चुका है कि अब अगर आप क्रिमिनल हो, सारी चीजें, इवन आपको अपनी प्रॉपर्टी, धन दौलत सब कुछ बताना पड़ता है, ठीक है। तो आपको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन रखना पड़ता है, और जिसके वजह से अगर हम क्रिमिनल्स को इलेक्शन में लेके आएंगे तो भाई कैसी सरकार बनेगी, घटिया ही सरकार बनेगी। दिस इज समथिंग वी डोंट वांट। तो ये सारी चीजें बच्चा हम ऐसे जो है कैंडिडेट को डेफिनेटली नहीं लेके आए, जो सारी चीजें हम लोग करते हैं।
अब एक छोटा सा हमारा सेक्शन है जो हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, दैट इज हमारे पास पहले बैले बॉक्स होते थे और आज ईवीएम है। बैले बॉक्स ये होते थे कि पहले लोगों को पता नहीं होता था बच्चा कि क्या करना है, तो देयर वाज सम बैले बॉक्सेस जहाँ पे पार्टी के एक टिकट्स रखे होते थे कि ये वाला पार्टी का ये टिकट है, तो लोग उसमें से उठाते थे, जो भी उनको उसको फोल्ड करते थे और बैले में डाल देते थे। तो फर्स्ट इलेक्शन जब हमारे हुए थे इंडिया में आजादी के बाद, दैट वाज 1951-52, तो बैले बॉक्सेस जो है सिंबल्स के से जो पढ़ लिख नहीं पाते थे वो अपना जो भी बैले होता था उसको डाल देते थे अपनी पार्टी उसमें से, मतलब वो उसमें से चूज करके एक पार्टी का आइकन होता था उसको उस बैले बॉक्स में डाल देते थे और उसके मतलब लोगों को पता चल जाता है किसने लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया है। लेकिन फिर इवेंचुअली बहुत सारे टाइम के बाद हमारे पास आया ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम तक इतना डेवलपमेंट नहीं भी हुआ था। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई जिसको हम लोग ईवीएम बोलते हैं, एज यू कैन सी EVNM, ओके। अब इसके बेनिफिट्स हैं बहुत ज्यादा, तो आपसे पूछा जाएगा कि ईवीएम को किसने रिप्लेस किया? बैले ने। बैले जो बॉक्सेस होते थे उन्होंने अब वोट कर दिया। इसके बेनिफिट क्या है? नोटा एक ऑप्शन इसमें ऐड हो गया, नन ऑफ द अबव। जो लोगों को कुछ नहीं पसंद आता था तो वो नन ऑफ द अबव। वोटिंग बहुत ज्यादा इजियर हो गई डिसेबल पीपल के लिए। पेपर यूज रिड्यूस कर दिया हमने, उसके वजह से पेपर वेस्ट नहीं हो रहा, और हेल्थ इन्वायरमेंट ऑब्वियसली, और फास्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन भी हो जाता है। पहले मशीन बता देगी कि XYZ को इतना वोट्स मिला है, बहुत सारी मशीन्स होंगी कलेक्टिवली बता देगी थोड़ा, लेकिन एक एक पेपर को काउंट करना और पूरा देखना, उसमें धांधली भी बहुत ज्यादा हो जाती थी, फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो जाता था, तो वो सारी चीजें बच्चा हमें पता चल जाती थी। और रिसेंटली तो हमने 2010 में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं, दैट इज वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जो है अपना वोट भी वेरीफाई कर सकते हैं, कि उसमें एक बेसिकली आवाज आती है कि आपने दिस पार्टी यू हैव वोटेड फॉर, तो वो जो एक मतलब कंफर्मेशन आता है बेसिकली, जैसे मेल कंफर्मेशन आता है ना कि हाँ ठीक है तुम ही लॉग इन करने का कोशिश करो ना, तो वो आपको बताता है कि हाँ तुमने वोट दिया ना, तो यू लाइक हाँ मैंने दिया। सो दैट इज समथिंग दैट इंडिया में और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए, कोई धांधली ना हो, कोई भी बटन टें 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 दबा के ना चले जाए, कंफर्मेशन आए कि मैंने मेरा वोट इसी को ही दिया है ना। तो ये सारी चीजें बच्चा हमारे इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को कवर करनी थी। आई होप कि आपने चैप्टर को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजों को समझा होगा, और हमने बहुत डिटेल में चैप्टर को डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो टुडे एवरीवन। नाउ आई विल सी यू इन अनदर वन शॉट वेरी वेरी सून। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहो, खाते पीते रहो, अगले क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।